नमस्कार। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम एबोल्यूट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इनवोल्यूट का कर्व फाइंड आउट करा था और कर्वेचर और टॉर्शन फाइंड आउट करा था। आज इस लेक्चर में हम एबोल्यूट का कर्व फाइंड आउट करेंगे और कर्वेचर एंड टॉर्शन फाइंड आउट। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I just take C given curve and to find the curve C1 so that such that C is involute of C1. C is involute of C1, so it means that C1 will be evolute. So figure से आप देख सकते हैं C is evolute, okay, and this is C is involute. Basically, this is a reverse procedure of involute. इनवोल्यूट के केस में हमने टेंजेंट जो बनाया था वो इनवोल्यूट पे बनाया था और दैट इज नॉर्मल टू एवोल्यूट। इसमें उल्टा कर दिया हमने कि टेंजेंट हमने एवोल्यूट से लिया है, ठीक, और इनवोल्यूट हमें यहाँ पे पता है। सो यू सी द फिगर, ये जो आपका एवोल्यूट क्यू के ऊपर जो टेंजेंट बना है दैट इज नॉर्मल टू एवोल्यूट, और इस Q का पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया और इस P का पोजीशन वेक्टर R ले लिया और इसके लिए टेंजेंट T1 हो गया और इसके आपके तीनों T, V और N एज इट इज जिस तरह डिफाइन करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने C का इक्वेशन ले लिया। लेट R इज इक्वल टू R ऑफ S, दिस इक्वेशन ऑफ कर्व C एंड वी हैव टू फाइंड द कर्व equation of curve C1. So let R be the position vector of any point Q on the C1 and that of the corresponding point P on C B R. Q का हमने R1 मान लिया और P का हमने R मान लिया position vector. So since the tangent are normals to C, the tangent are normal to C, the जो भी टेंजेंट्स बनेंगी इस एबोल्यूट के ऊपर वो सारे के सारे टेंजेंट जो होंगे सी के ऊपर नॉर्मल्स होंगे, ठीक, क्योंकि हम तो एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं। बाकी पॉइंट्स के ऊपर भी अगर हम टेंजेंट लेते हैं दैट विल बी नॉर्मल टू इनवोल्यूट। द पॉइंट Q मस्ट लाई इन द नॉर्मल प्लेन टू द कर्व C एट P। इट मीन दैट अगर इस C के ऊपर अगर हम ये नॉर्मल प्लेन P के ऊपर नॉर्मल प्लेन ड्रॉ करें, so ये जो Q पॉइंट होगा that will be lie in normal plane. Why? Because T1 is perpendicular to T ना, perpendicular to T होगा तो T के जो perpendicular plane होता है यहाँ पे that is normal plane. So it means that T1 lie on a plane which contains N and V. So definitely जो T1 होगा that will be linear combination of N and V. Got it? So now अगर हम ये रूल लगाएं पी क्यू निकालें, सो दैट विल बी पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, और यहाँ से हम R1 की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक। सो let's see, I think it is clear now. It is clear now how this come out. ये आपका R वेक्टर आ गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, दिस PQ is T1 and T1 is linear combination of lambda and B. Okay. तो हम सबसे पहले
इस लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें इसके नॉर्मल चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो T1 निकालेंगे और फिर हम N1 निकालेंगे, V1 निकालेंगे। अगर दो हमें मिल जाएंगे, तीसरा हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। सो लेट्स डू, सो जस्ट गो थ्रू दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन, वी डूइंग सेम थिंग। इन्वोल्यूट में भी हमने ऐसे करा, फिर हमने सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर में भी ऐसे करा, फिर सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर में भी ऐसे करा। सो एक प्रोसीजर है, इसको थोड़ा सा अगर आप गो थ्रू होंगे तो यू गॉट द आइडिया कि एवरी टाइम व्हाट वी आर डूइंग। So we differentiating this respect to S1. S1 is parameter of curve C1 because C1 की जो curve है that is this one R1. So R1 is depending upon S1. So we differentiating with respect to S1. So R1 dash is T1 और इस तरफ R dash is T और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा के आपका lambda dash n plus lambda n dash plus mu dash b plus mu b dash, and obvious है इस तरफ डिफरेंशिएशन हमने रिस्पेक्ट टू s करा, ओवरऑल रिस्पेक्ट टू s1 होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो ds ओवर ds1, फिर हमने फर्नेट फार्मूला से m dash और b dash की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। We after collecting the terms, we got coefficient of t, n and b. ठीक। So from here अभी ऊपर हमने लिखा कि जो T1 है वो ऑलवेज नॉर्मल प्लेन में लाई करता है और T1 जो होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ N और B होता है। तो ऑब्वियस है कि ये जो वेक्टर T1 आया है, इस वेक्टर में एक तो ये टर्म 0 होनी चाहिए, ठीक, और ये जो आपका वेक्टर है दैट शुड बी पैरेलल टू दिस वेक्टर, क्योंकि अब T1 हमारा किसकी लिखा था हमने, T in lambda n plus mu। तो ये भी T1 है, ये भी T1 है, तो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, जो कोएफिशिएंट्स है दे विल बी प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ऑब्वियस T नहीं है, तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म डेफिनेटली 0 होना चाहिए। सो दिस इक्वल टू 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ n डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ n दैट इज लैम्डा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ b divided by coefficient of b, that is m. After simplifying this, we get tau, cross multiply करके हमने tau का terms collect करा और वो tau किया, ठीक। And I think this is very calculus का जाना पहचाना expression है ये, it is nothing but it is a derivative of tangent inverse lambda over mu. So if we integrate both sides, what we get? This is constant of integration of tau equal to इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कट जाएगा, सो इट इज tan इनवर्स रो ओवर म्यू। और अगर हम उल्टा करेंगे एक्सप्रेशन को, म्यू पर टू पीछे करेंगे, सो इट कन्वर्ट टू tan cot, ठीक। सो व्हाट वी गेट म्यू फ्रॉम हियर, यहाँ से देखो हमने टॉ का वैल्यू निकाला और टॉ को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, इसमें डिफरेंस इंटीग्रेट करा और फिर हमें यहाँ से म्यू का वैल्यू एक्सप्रेशन मिल गया। सो म्यू कैसे निकला, यहाँ से हमने दोनों तरफ कॉट से ऑपरेट कर दिया, सो इट इज कॉट ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन टॉ ds और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में रो है, रो से मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी गेट, तो दोनों के दोनों कोएफिशिएंट्स हमें मिल गए। इससे हमें लैम्डा मिल गया था, लैम्डा इज इक्वल टू रो, और यहाँ पे हमें मिल गया म्यू। तो व्हाट वी डू नाउ, we do that putting this equation 1. Equation 1 is equation of C1. When we put करेंगे then we get the equation of evolute. So यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू, ये आ गई म्यू की।
So this is n vector, this is v vector. So this is the equation of evolute C1 of cap C. Okay, now it means that ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है बिहेव्स लाइक ए पैरामीटर, ये पैरामीटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मीन्स दैट कि हम एक तरह से ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक फैमिली ऑफ एब्सोल्यूट्स यू कैन से, it is nothing but it is family of एब्सोल्यूट। क्यों? क्योंकि अगर हम a की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये अलग अलग कर्व बनेंगे, तो इट इज नथिंग बट इट इज ए फैमिली ऑफ एब्सोल्यूट्स। यू सी, if we give the different value of a, we get a family of absolutes of a given curve. It means that एक कर्व के लिए बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट्स हो सकते हैं, ठीक। और one absolute arises from the each choice of a, जैसे हम किसी a की एक वैल्यू देंगे तो एक एब्सोल्यूट मिल जाएगा हमें, ठीक। ओके, अगर फॉर इंस्टांस मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का, क्योंकि जब हमें कर्व पता होगी तो हमें टॉ भी पता होगा, टॉर्शन पता होगी, टॉर्शन पता होगी तो उसके इंटीग्रेशन भी पता होगा। सो दिस इज नॉन क्वांटिटी, तो इसको मैंने सही मान ली। और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है मैंने एक c माइनस पाई बाय 2 ले ली, c इज कांस्टेंट, ठीक। दिस इज नो कनेक्शन विद एनी कर्व, कोई कनेक्शन नहीं इस कर्व के साथ। ये आपका आर्बिट्रेरी है, इसको जैसे एक वैल्यू इसको हम वैल्यू दे सकते हैं। For the simplification of this equation 4, we just put in a is equal to c minus pi by 2, और यहाँ पे अगर इसको हम साई पुट करेंगे और इसको हम पाई c minus pi by 2 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा साई प्लस c minus pi by 2, और दैट इज नथिंग बट इज माइनस टेंजेंट ऑफ पाई प्लस c। सो ओवरऑल फोर्थ एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होकर कुछ इस तरह कर दिया हमने, टेंजेंट ऑफ पाई प्लस c into b, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज, ठीक। फॉर द सिंप्लीफिकेशंस, पर अभी भी दिस इज फैमिली ऑफ एब्सोल्यूट्स। c1 की वैल्यू c की वैल्यू चेंज करेंगे, इट गिव अस मेंबर ऑफ दैट फैमिली। व्हाट माय पॉइंट? ओके, नाउ this is the equation of absolute. Now we are going to find curvature and option of absolute. So one more thing, one more point is here. Since the tangent to the absolute is normal to is in the normal plane of the given curve C, it is inclined to principal normal n at an angle this. अब देखो, अब ये जो बोल रहा है कि जो आपका टेंजेंट है T1 वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है नॉर्मल प्लेन पे। नॉर्मल प्लेन मींस एक तरफ n होगा और एक तरफ b होगा, आपस में 90 डिग्री में होंगे, ठीक। तो यहाँ पे लाई करेगा T1, तो ये इस T1 का अगर n के साथ अगर एंगल फाइंड आउट करना हो हमें, इस n के साथ जो एंगल आएगा वो पाई प्लस c है, ठीक है। अब अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि कैसे आएगा, तो देखो हमारे पास क्या है, R1 है हमारे पास, R1 is equal to R rho n minus rho tangent पाई प्लस c into v, ठीक। एक चीज तो यह है कि आप इस कर्व का पहले आप T1 फाइंड आउट कर दो, फिर n के साथ आप एंगल निकाल लो, ठीक। तो तब भी ये फाइंड आउट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे इस कर्व की बात करूं तो इस कर्व में डायरेक्शन तो हमें यही दे रहा है, डायरेक्शन वाला पार्ट तो यही है, और ये कुछ नहीं है, ये क्या है T1 है एक तरह से, है कि नहीं? T1 का एक्सप्रेशन ही तो था ये, am I right? और अगर मैं इसमें जो हमारा एंगल निकालना है n के साथ, ठीक है, तो वी नो द फॉर्मूला कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो a में a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a
मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। ठीक, और दूसरा होता है कि अगर क्रॉस से निकालना है तो हमें मॉड लेना पड़ेगा, ए बी एंड साइन ऑफ थीटा। ठीक, सो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूं तो इधर क्या बनेगा हमारे पास, T1 डॉट एन, सो दैट विल बी, एन के साथ डॉट लूंगा तो ये एन डॉट बी जीरो हो जाएगा, या बचेगा रो, और साथ में आएगा कॉस ऑफ थीटा। मैं एंगल नहीं पता, एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, और उसी तरह से अगर हम T1 क्रॉस टी एन करें तो क्या बनेगा, एन क्रॉस एन आपका जीरो हो जाएगा, और एन क्रॉस बी क्या बन जाएगा हमारे पास, टी बन जाएगा। जब हम मॉड ले रहे हैं तो फिर उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहता है। ठीक, तो टी का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, बट वी लेफ्ट विद ओनली कोएफिशिएंट दैट इज रो टेंजेंट साइन प्लस दिस, साथ में एंगल साइन ऑफ थीटा। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें हम, व्हाट वी गेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रो टेंजेंट साई प्लस सी डिवाइड बाई रो। ठीक है, सो ये देखिए, अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इनवर्स लेंगे, तो दोनों तरफ इनवर्स हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन है टी टी एन कट गया और आपको टेंजेंट बन गया, तो ये पाई प्लस सी है। ठीक, तो इस तरह से हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और तो ये आपने दिमाग में रखना है कि जो आपका एंगल इंक्लाइन करेगा ये T1 n के साथ, वो psi plus ci आएगा। Okay, now we are going to find curvature and torsion W. So you see, यहाँ पे ये हमारे पास एवोल्यूट की कर्व आ गई, तो हमने T1 फाइंड आउट कर लिया। तो T1 फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट करा। ठीक, और ये हमने प्रोडक्ट टूल लगा के यहाँ पे तो का डैश T1 बन गया, या प्रोडक्ट टूल लगा के हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे भी साई का डिफरेंशिएशन होगा, और ये हमारे पास सी तो कांस्टेंट है। ठीक, तो रो डैश का डेरिवेटिव दिस फंक्शन एज इट इज। फिर हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को एज इट इज रखा, बी का करा, फिर रो और बी को एज इट इज रखा, और इसका डेरिवेटिव करा, दैट इज सीक्वेंस स्क्वायर साई प्लस सी, और साई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू सी, और सी का डेरिवेटिव 0 होगा रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो साई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एस टू बी, और साथ में ओवरऑल डीएस ओवर एस1 डीएस1 तो आना ही है। ठीक, सो फॉर्नेट फार्मूला से एन डैश की वैल्यू पुट करी हमने, और बी डैश की वैल्यू पुट करा, और फ्रॉम हियर, अच्छा वन मोर थिंग, डी साई ओवर डी एस की वैल्यू अगर ऊपर से देखें, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन में डाला था, ये यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, मेंशन नहीं किया, तो इट विल बी डी साई ओवर डी एस इज इक्वल टू टॉ। ठीक, क्योंकि इस इंटीग्रेशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू साई, तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो डी साई ओवर डी एस इज इक्वल टू टॉ। ओके, तो हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डी साई ओवर डी एस इज इक्वल टू टॉ। तो ये देखो हमने टॉ पुट कर दिया यहाँ। ठीक, बाकी आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द फॉर्नेट फार्मूलास फॉर एन डैश एंड बी डैश के लिए, तो यहाँ से देखो ये टी से टी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, एंड आफ्टर collecting the terms, annual terms ढूंढ लिया अभी। annual terms, एक annual term ये बड़ी है और एक आपके पास टर्म बड़ी है, तो ये टर्म्स आ गई। फिर हमने बी वाल टर्म्स ढूंढ लिया आपने, तो बी वाल टर्म एक ही आ गई। फिर बी वाल टर्म एक ये है, ये लिख दिया, और फिर बी की टर्म एक ये,
ठीक, into d or ds over ds1 as it is. After that this, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर ले, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, रूट ऑफ, यहाँ पे भी रूट है, so it is 1 minus secant square psi plus c, so it will be minus tangent square psi plus c बन जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस टर्म में और इस टर्म में कोएफिशिएंट सेम हो गया, टेंजेंट ऑफ psi plus c, तो टेंजेंट psi plus c कॉमन ले लिया, तो जैसे ये कॉमन लिया तो ये वाला कोएफिशिएंट, ये वाला जो कोएफिशिएंट ऑफ n है और ये वाला सेम है, we be taking it common out, what we get like this, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ओके। सो यहाँ से ये देखो T1 क्लियर लग रहा है, T1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट बार बार वैलिडेट हो रहा है। ओके ओके, नाउ वी जस्ट सिंप्लीफाई दिस, रिजल्ट अच्छे से बनाना है। सो हमने यहाँ पे साइन ओवर कोसाइन पुट कर दिया, यहाँ पे भी, और एलसीएम ले लिया, और साथ में रो डैश की वैल्यू कर देते हैं। रो डैश इज, रो इज 1 over k और रो डैश क्या आएगा 1 over k स्क्वायर और माइनस डेरिवेटिव ऑफ k डैश, तो रो डैश की वैल्यू वहां पुट कर दी हमने, माइनस k डैश ओवर k स्क्वायर, ठीक है, रो की वैल्यू 1 over k, टॉप को एज इट इज रखा, आई थिंक इज क्लियर। नाउ वी टेकिंग एलसीएम, सो यहाँ पे k स्क्वायर बनेगा और ये आपका एज इज, सो इट इज, ये वाला फैक्टर हमने पहले लिख दिया, k टॉप साइन ऑफ साई प्लस सी माइनस k डैश कोसाइन साई प्लस सी, और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। सो नाउ व्हाट वी सी, वी गेट T1 लाइक दिस, तो ये एक्सप्रेशन बना, and this is coefficient of n and this is coefficient of b and this is your, अब यहाँ से अगर एंगल फाइंड आउट करना तो यहाँ से भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पूरा हम एंगल की बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि T1 मिल गया ना हमें, T1 के साथ n की हम निकालें तो यहाँ से हमारे पास कोसाइन आएगा, साइन आएगा, ठीक। चलो एनीहाउ, अब हमारा मेन टारगेट है इससे ds ओवर ds1 की वैल्यू, ये निकलेगी वैल्यू, देन हमारे पास T1 मिल जाएगा, ठीक। सो T1, अब इसका निकालने का तरीका बार बार वही है, बार बार कर रहे हैं कि हम 6 का स्क्वायरिंग कर दें, या मैंने क्या किया यहाँ पे T1 का डॉट T1 के साथ दैट इक्वल टू 1, रिलेशन ही बनाना है हमने, रिलेशन में बन गया यहाँ से, तो इट विल बी, यहाँ पे n का डॉट n के साथ ही आएगा, n डॉट b 0 हो जाएगा, b डॉट n भी 0 हो जाएगा, सो इट विल बी cos स्क्वायर, ठीक, एंड प्लस साइन स्क्वायर, साइन कॉस के साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई ds1 ओवर ds की वैल्यू में निकाली, इट मीन दैट ये जो कोएफिशिएंट है, ये वाला पूरा पूरा एक्सप्रेशन आ गया, हमने उसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो s था ऊपर ले गए इसको, तो यहाँ पे हो गया ds1 ओवर s, स्क्वायरिंग था, उसको एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन 6 में पुट करें तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर पूरा का पूरा इस ds1 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी गेट दिस T1, a beautiful expression, and this T1 is tangent to evolute C1, और अब हमारा टारगेट होगा कि यहाँ से एक और नॉर्मल, ये तो b निकल जाए या m निकल जाए, so let's do, कैसे करेंगे, फिर वही टेक्निक लगाएंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया S1 से, और फॉर्मेट फार्मूला लगाएंगे, T1 डैश इज इक्वल टू कप्पा n, सो कप्पा सबस्क्रिप्ट हम C1 यूज करें, ठीक, तो फिर यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा के, सो n डैश एज इट इज है, फिर cos ऑफ psi प्लस c का डिफरेंशिएशन करें, तो दैट विल बी माइनस साइन ऑफ psi प्लस c इनटू d psi ओवर ds आएगा, दैट इज टॉप, माइनस
इसका b का डेरिवेटिव साइन ऑफ साई प्लस सी एज इट इज, फिर माइनस b एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस और साथ में साई ओवर s का डेरिवेटिव हाफ और ds over dx means it is. Finally, when we collecting the terms, यहाँ पे फाइनाइट फार्मूला यूज कर लिया डैश और डैश के लिए, और आफ्टर जस्ट सी ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, और बाकी एक टर्म बी वाली ये वाली टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, बी लेफ्ट विद दिस टर्म माइनस के कोसाइन ऑफ साइन प्लस सी इंटू टी। ठीक, सो यहाँ से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेंगे, टी कप्पा 1 एंड 1। तो यहाँ से ये लग रहा है कि हमारा जो प्रिंसिपल नॉर्मल है एवोल्यूट C1 के लिए, दैट इज पैरेलल टू टेंजेंट टू C. So principal normal n1 is of n1 to evolute is parallel to t. So हम यहाँ से n1 को इस ढंग से लेंगे कि that should be positive. So n1 is equal to reverse direction में लेंगे, n is minus t लेंगे, ठीक। So obvious अगर यहाँ पे हमने t1 लिया तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारा n1 t1 से कट जाएगा, ठीक। सो यहाँ से हमारे पास k1 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस, और इस एक्सप्रेशन में फाइंड आउट कर लिया। सो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट विल बी, ठीक, क्योंकि वहां पे हमने ds ओवर ये ds1 ओवर ds1 उल्टा लिखेंगे, ds ओवर ds1 लिखेंगे तो ये पूरा, तो यहाँ पे स्क्वायर है डिनोमिनेटर में k स्क्वायर, यहाँ पे k ऑलरेडी है, तो इसकी क्यूब बन जाएगा, ये भी आपको क्यूब बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स we find here curvature of evolute, ठीक। So this is curvature of evolute. Now we going for torsion. So torsion के लिए सबसे पहले हमें बाइनॉर्मल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बाइनॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए T1 क्रॉस T1, क्योंकि B1 भी हमने T1 भी फाइंड आउट कर लिया और N1 भी फाइंड आउट कर लिया। N1 हम क्या लिया हमने माइनस T, यहाँ पे पुट कर दिया एक्सप्रेशन N1 का, और ये T का एक्सप्रेशन बन गया, कॉस प्रोडक्ट ले देंगे, एक्सप्रेशन बन गया बाइनॉर्मल। फिर वही टेक्निक डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू S1। I think now you are handy with this, how to handle this. So यहाँ पे b dash और n dash का एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे फॉर्मेट फॉर्मूले से। So after cancellation we left with this, और यहाँ से हम n1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस t1, तो t1 पुट करेंगे तो t2 कैंसिल हो जाएगा और एक नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। So finally tau1 will be this, बस यहाँ पे ds over s की वैल्यू पुट कर देंगे, और k ऑलरेडी है तो k क्यूब हो जाएगा साइन ऑफ दिस, और ये एक्सप्रेशन साथ में आ गया ds over ds1 का। So this is torsion of the evolutes. So one more thing कि अगर से एक चीज और ऑब्जर्व करें कि अगर हम टॉर्शन को कर्वेचर से डिवाइड करें, सो दैट विल बी माइनस टेंजेंट ऑफ साई प्लस सी, ठीक, ये चीज आप देख सकते हैं। And one more remark is that if we have stated that T1 is inclined to n at the angle of psi plus c, हमने डिस्कस कर दिया ऊपर कि जो n है वो T1 के साथ T1 जो है वो n के साथ psi plus c angle से inclined करता है। Now considering two different evolutes corresponding to C1 and C2, C1 और C2 की दो वैल्यूज दे दी है C को, C की, तो obviously दो evolutes आएंगे। Now if the tangents are drawn from a point
on the point on the curve C to these different evolutes, the tangents will be inclined to each other at angle this and this, and that is C minus 2, which is constant. What this mean? अब इसी से हमने ड्राइव करा कि अगर हमने T1 का एंगल अगर आप n के साथ psi plus c होगा, तो इट मीन दैट यहाँ पे जैसे ये हमारे पास कर्व है, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये, ठीक, क्योंकि ये हमारा क्या था, एक टेंजेंट हो गया पहले एब्ल्यूट के लिए, ये मान लो कि C1 पुट करा था हमने, C का वैल्यू, तो ये तब एब्ल्यूट आया, और जब C की वैल्यू C2 पुट करें दूसरा एब्ल्यूट आया। तो इस एब्ल्यूट से, इस C कर्व से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पहले एब्ल्यूट के लिए, और फिर हम उसी पॉइंट से दूसरे एब्ल्यूट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा, दैट एंगल विल बी, पहले का एंगल देखो, इसका एंगल n के साथ, ठीक है, ये एक्चुअली n है, तो n के साथ होता है साई प्लस C1 बनेगा, दूसरे का बनेगा साई प्लस C2, दोनों को माइनस करेंगे ऑब्वियस है, देन विल गेट दिस वन। तो कहीं ना कहीं हमने इसको यूज करा, इस पॉइंट को हमने यूज करा कि जो टेंजेंट T1 है वो n के साथ इतना एंगल बनाता है, उसी को लॉजिक को लगा के ये एंगल आ गया हमारे पास, उस टेंजेंट का n के साथ, और दोनों का डिफरेंस ऑब्वियस करना करेंगे, we get the angle between these two tangents. Now hope you do understand this. So that's all for today's lecture.